हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक एक पेपर को ध्यान में रखते हुए जो आगामी परीक्षा है जिसे हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट, क्योंकि जोर इसी पर दिया जा रहा है और यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो परीक्षा होगी उसके फॉर्म निकलने वाले हैं कुछ ही दिनों में। उसका जो पेपर होगा उसमें जो जीएस आएगी, मैथ आएगा और मेरे प्यारे दोस्तों रीजनिंग जो आएगी और इंग्लिश कंप्यूटर के कुछ टॉपिक आएंगे। तो उसमें हम जिस पोर्शन को शुरू करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट में वो है जीएस। और जीएस में हम सबसे पहले शुरू करेंगे इतिहास के बारे में, क्योंकि उसमें इतिहास से कुछ क्वेश्चन आते हैं और इतिहास उसमें 5 नंबर का अलग से दे रखा है। तो 5 नंबर का इतिहास है, 5 नंबर के राष्ट्रीय आंदोलन है। इसी तरीके से कुछ कुछ नंबर जोड़ करके ही 100 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पेपर में आएंगे। जो 100 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पेपर में आएंगे, यानी कितने प्रश्न आएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के में 100। ये 100 प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पेपर में आएंगे और समय होगा 2 घंटे का। समय कितना होगा? 2 घंटे का, यानी 2 घंटे का समय होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 100 प्रश्न होंगे और 120 मिनट का समय होगा। यानी 100 प्रश्न के लिए कितना समय है? 120 मिनट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 100 क्वेश्चन 20 मिनट में कैसे करने हैं वो भी तरीका बताया जाएगा। और जो हम सिलेबस बताने वाले हैं, हम सबसे पहले शुरू करेंगे इतिहास। और इतिहास जो भारत का है उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतिहास में नंबर 1 सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता नंबर 1 पर सिंधु घाटी सभ्यता है। और नंबर 2 पर है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति यानी वैदिक कल्चर दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध की जीवनी। महात्मा या गौतम बुद्ध की जीवनी। वही हम बात करेंगे नंबर 4 पर, जैन धर्म। और यहां हम लिखेंगे महावीर स्वामी की जीवनी। यानी हमें बौद्ध धर्म भी देखना है और बौद्ध धर्म के साथ साथ हमें जैन धर्म भी पढ़ना है। वहीं हम नंबर 5 पर बात करेंगे मौर्य वंश की। मौर्य वंश, मौर्य वंश भी इतिहास में पूछा जाएगा, लेकिन मौर्य वंश में जिससे पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो है सम्राट अशोक। यानी हमें मौर्य वंश में क्या पढ़ना पड़ेगा? अशोक के बारे में जानकारी देनी है, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना तो करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र होंगे बिंदुसार। और बिंदुसार के जो लड़का है उनका नाम है सम्राट अशोक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मौर्य वंश है इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो किससे बनेंगे? सम्राट अशोक से। आगे हम पढ़ेंगे नंबर 6 पे गुप्त वंश। और गुप्त वंश में जिनसे क्वेश्चन आएंगे वो है समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। यानी गुप्त वंश में हमें कौन कौन से राजा पढ़ने? एक तो समुद्रगुप्त पढ़ना और एक कौन सा पढ़ना है? चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ना है, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। और यही वो राजा है जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे। कालिदास जिनके समकालीन थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं हम नंबर आगे 7 पर बात करें जो हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 7 पे हम पढ़ेंगे यहाँ पर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नंबर 7 पर हम क्या पढ़ेंगे? हर्षवर्धन। यानी हर्षवर्धन का मतलब है हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम?
वर्धन वंश के बारे में। गुप्त वंश के बाद जब हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे, इनको पढ़ने के बाद हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन को भारत में दूसरा अशोक कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में कुंभ मेले की शुरुआत इस हर्षवर्धन ने की। और मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान में जो कुंभ का मेले का आयोजन जो प्रयागराज संगम पे होता है, वो हर्षवर्धन के समय से ही शुरू हुआ था। और आपने इतिहासकार एक नाम सुना होगा, जो चीनी यात्री जिसका नाम वेनसांग है, वो वेनसांग भी किसके शासन काल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। 629 में भारत आया था और 645 में वो गया था। तो लगभग 15-16 साल वो भारत में रह करके गया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए आया और भारत से कई सारी बौद्ध धर्म के ग्रंथ यहाँ से लेकर के चीन गया था। तो आप कह सकते हैं हर्षवर्धन किसके शासन काल में भारत आया? वेनसांग के शासन काल में। सॉरी, वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासन काल में। वहीं हम नंबर 8 पर बात करेंगे, तो 8 पर पढ़ेंगे हम राजपूत काल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे। हम राजपूत काल जब पढ़ेंगे तो उसी समय पे हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसी समय हम चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, राठौर वंश के बारे में भी हमें जानकारी देनी है। हम उस समय कन्नौज साम्राज्य भी पढ़ेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत शुरू होने से पहले, यानी भारत में मुगलों के आक्रमण के समय, मुगलों के आक्रमण से पहले, यानी जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो उससे पहले जो भारत में राजपूत राजा थे, जिसमें हम जयचंद के बारे में पढ़ेंगे, उस समय हम गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे और चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। तो उस समय हम किसके बारे में जानकारी देंगे? राजपूत काल के समय की। वहीं हम 9 नंबर पर जो पढ़ेंगे वो है सल्तनत काल। सल्तनत काल, यानी ये टॉपिक भी यूपी SSC पैट के पेपर में आएगा। यूपी SSC पैट में दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वहीं हम नंबर 10 पर बात करें, तो नंबर 10 पर पढ़ेंगे हम मुगल वंश। मुगल वंश, और जब मुगल वंश पढ़ा जाएगा तो आप जानते हैं वहां बाबर की बात होगी, अकबर की बात होगी, हुमायूं की बात होगी, जहांगीर की बात होगी, शाहजहां की बात होगी, औरंगजेब की बात होगी। और जब बात मुगलों की होगी तो मेरे प्यारे दोस्तों 1857 की क्रांति तक पढ़ेंगे, क्योंकि जब बहादुर शाह जफर का नाम आएगा तो वो अंतिम मुगल बादशाह होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम मुगल वंश इसी में पढ़ेंगे। और नंबर 11 पे जो पढ़ेंगे मुगल वंश में अगला है, वो है मराठा। यानी यूपी SSC पैट में मराठा साम्राज्य भी पेपर में पूछा जाएगा, जिसमें हम शिवाजी की बात करेंगे, संभाजी की बात करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, संभाजी के बाद में जब साहू जी जब गद्दी पर बैठेंगे तो उन्हीं के समय से ही एक पद प्रचलन में आएगा जिसका नाम होगा पेशवा। पेशवा जब पद प्रचलन में आएगा तो साहू जी यानी छत्रपति के निधन के बाद में तो पेशवाओं के हाथ में पूरी मराठा साम्राज्य की कमान आ जाती है। उसमें हम बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी के साथ साथ हम पेशवाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, उनका क्रम भी देखेंगे, क्योंकि क्रम भी पेपर में आता है। वहीं हम नंबर अगर अगले पॉइंट की बात करें 12 की, तो हम 12 में पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 12 में हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय व स्वतंत्रता संग्राम। यानी हम क्या पढ़ेंगे नंबर 12 पे? ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय, यानी ब्रिटिश साम्राज्य भारत में कैसे पनपा, अंग्रेज भारत में कब आए, अंग्रेज भारत में कब कंपनी की स्थापना की, ब्रिटेन में कब कंपनी की स्थापना हुई, भारत में पहली बार कब कोठी खोली गई, किस जगह पर खोली गई, धीमे धीमे उन्होंने बंगाल पर कैसे अधिकार किया। जब बंगाल पर अधिकार करने की बात आएगी तो हम प्लासी के युद्ध की बात करेंगे, बक्सर के युद्ध की बात करेंगे। जब प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध की बात आएगी तो हम वहां पर द्वैध शासन की बात करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति रही है, अंग्रेजों की जो सामाजिक नीति रही है, उसके बारे में भी जानेंगे हम नंबर 13 नंबर पॉइंट पे। यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य की
ब्रिटिश साम्राज्य की सामाजिक व आर्थिक नीति। यानी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य की सामाजिक व आर्थिक नीति। यानी सामाजिक नीति में हम पढ़ेंगे अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन सी ऐसी कुप्रथाएं थी जो समाज में बंद की, जिनमें हम बात कर सकते हैं सती प्रथा के बारे में, विधवा पुनर्विवाह के बारे में, भारत में दास प्रथा का अंत हुआ, नरबलि प्रथा समाप्त हुई, भारत में शिशु विवाह, शिशु बलि, ये जो सारी चीजें जो समाज में कुप्रथा चल रही थी उन पर भी रोक लगाई जाएगी। आर्थिक नीति में अंग्रेज भारत में कौन कौन से टैक्स लगाएंगे, कौन कौन से कर आएंगे भारत में, उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ, जिसमें हम स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी प्रथा और मेरे प्यारे दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, ये जो प्रथाएं शुरू होंगी आर्थिक रूप से किसानों को कमजोर करने के लिए, भारत के व्यक्तियों को कैसे कमजोर किया जाए, ऐसी हम नीतियों के बारे में बात करेंगे। तो इतिहास का ये इतना बड़ा पोर्शन है जो आपके यूपी SSC पैट के पेपर में आने वाला है, और यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन केवल कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के। यानी इतिहास आपके पेपर में कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। अब आप कह रहे होंगे 5 नंबर प्राप्त करने के लिए हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब तो आपको जब भी पढ़ना पड़ेगा जब आप पुलिस का पेपर दोगे, ये सब तो तुम्हें तब भी पढ़ना पड़ेगा जब आप ग्रुप डी का पेपर दोगे, ये सब तो आपको जब भी पढ़ना पड़ेगा जब आप NTPC का पेपर दोगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे, आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं इसको पढ़ ही लें। 4-5 जो प्रश्न मिलेंगे पेपर में, एक क्वेश्चन के ही 100 नंबर नहीं होते, वहां एक एक क्वेश्चन करके हमें 100 नंबर प्राप्त करने पड़ते हैं। तो हम हर क्वेश्चन को करेंगे, जो करने लायक होगा उसको करेंगे। जब अभी फॉर्म नहीं निकले, फॉर्म जब निकलेंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में टाइम आएगा पेपर देने का, तो अभी टाइम है, क्यों ना हम ये टॉपिक पढ़ लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए समय को देखते हुए जिस तरीके से अभी जून के महीने में पैट के फॉर्म निकलने की जो चर्चा तेज चली थी, उसको देखते हुए हमने ये क्लास शुरू की है। इसमें यूपी SSC पैट में जो GS आएगी, अभी तो इतिहास पढ़ा रहे हैं, इतिहास के बाद में राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ाए जाएंगे, अर्थव्यवस्था आपको पढ़ाई जाएगी, संविधान के जो जो पोर्शन आपके पेपर में आएंगे वो पढ़ाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं GS का एक बहुत बड़ा रोल है। GS आप यहाँ पढ़ोगे, इसके बाद में पैट के पेपर के बाद में भी वो कहीं ना कहीं आगे जो पेपर होगा उसमें काम देगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस इतिहास के सिलेबस को नोट कर सकते हैं, एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम बात करेंगे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये सिंधु घाटी सभ्यता कौन से समय की है, ये इसका उदय कैसे हुआ और पतन कैसे हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानने से पहले इतिहास के उस पार्ट में पहुंचना पड़ेगा जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता, हम बात किसकी कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास नंबर 1 पर है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल नंबर 1 पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रागैतिहासिक काल। और इतिहास का दूसरा पॉइंट है आद्य ऐतिहासिक काल। यानी कौन सा है, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है,
तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसको तीन भागों में बांटा गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। नंबर 2 पर है मध्य पाषाण काल और नंबर 3 पर है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसका चौथा जो पॉइंट है उसमें हम कह सकते हैं ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग है इसके। एक है पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, एक है नव पाषाण काल और एक है ताम्र पाषाण काल। अब ये पाषाण क्यों शब्द हर पॉइंट में आया है मेरे प्यारे दोस्तों? ये जो पाषाण है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। कैसा मतलब होता है? पत्थर। यानी ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये पूरा का पूरा कैसा है? पाषाण काल है। कैसा है ये? पाषाण काल है। पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और मेरे प्यारे दोस्तों ताम्र पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। पुरा पाषाण काल में क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। यानी सबसे पहले मनुष्य ने जिस जानवर को पालतू बनाया वो था कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को पालतू बनाया। और ये कुत्ते को पालतू कब बनाया? मध्य पाषाण काल में। यानी यहां हम ये कह सकते हैं कि पुरा पाषाण काल में उसने किसका आविष्कार किया था? आग का आविष्कार किया। उसने मध्य पाषाण काल में पशु को क्या बनाया? पालतू बनाया। यानी आपसे पूछे कि पशु को पालतू किस काल में बनाया, तो मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। तो तीनों कालों का अलग अलग एक रोल है। मेरे प्यारे दोस्तों इस इतिहास को जिस तरीके से बांटा गया है कि जब हमें लगा है कि यहाँ तक तो सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं एक जैसी थी, लेकिन इसके बाद में कुछ परिवर्तन मनुष्य में आया। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहा था, ये कहा जाता है कि विश्व में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई? अफ्रीका में हुई। और मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले मानव सभ्यता का उदय कहाँ हुआ? एशिया में हुआ। तो मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में, मानव की सभ्यता का उदय एशिया में हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों इतिहासकारों ने जब लगा कि पहले मनुष्य जैसे जैसे जीवन जी रहा था वैसे एक सर्किल में चल रहा था, जैसे ही मनुष्य के जीवन में कोई नई घटना आई वहीं से इतिहासकार ने इतिहास को एक मोड़ दे दिया। बोला यहाँ से पीछे का इतिहास अलग है, यहाँ से आगे का इतिहास अलग हो सकता है। क्योंकि इस जगह पर आकर के मनुष्य में कुछ परिवर्तन हुए, कुछ बदलाव हुए। तो बदलाव क्या है? पुरा पाषाण काल में मनुष्य आग का आविष्कार यानी जानवरों का शिकार करता था, जीवन खाना बदोश जीता था, दर दर भटकता था, जंगलों में रहता था। यानी यायावर जीवन था, एक जगह स्थायी नहीं था। जानवरों को मारता, कच्चा मांस खाता था। उसी समय जब पत्थर में पत्थर मारने से जब आग का आविष्कार हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ इसमें एक नया पॉइंट आता है कि आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में होगा। फिर धीमे धीमे मनुष्य ने पशु को पालतू बनाना शुरू कर दिया। जब पशु को पालतू बनाना शुरू कर दिया तो मनुष्य के जीवन में एक नया मोड़ आया। इतिहासकारों ने पकड़ लिया कि यहाँ से मनुष्य में इतना दिमाग आया कि हमको हमारे के अलावा भी हमें और चीज को, और वस्तु को, और जीव को भी अपना दोस्त बनाना चाहिए। सब मनुष्य के दिमाग में ये ख्याल आया, इतिहासकारों ने उसको वहीं पर रोक करके दूसरा पॉइंट जोड़ दिया, मध्य पाषाण काल। उसके बाद में फिर मनुष्य को लगा कि हम जंगल जंगल जाकर के शिकार करते हैं, और शिकार करने के बाद जब हम प्यास लगती है तो नदियों में पानी पीने के लिए जाते हैं, क्यों न हम नदियों के किनारे पर रहें और जंगल में शिकार करने के लिए जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मनुष्य ने स्थायी जीवन बिताना शुरू कर दिया। और स्थायी जीवन किस काल में किसने बिताया?
नवपाषाण काल। जब स्थायी जीवन जिएगा तो कृषि भी करेगा, कृषि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो पहिए का आविष्कार करेगा। तो मनुष्य का स्थायी जीवन, पहिए का आविष्कार, और मनुष्य ने कृषि करना कब प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे नवपाषाण काल के बाद में एक नया पॉइंट और आता है कि मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली, और जब तांबे की खोज की तो उस समय पाषाण काल का भी समय था, उस समय तांबे का भी समय था। तो मनुष्य ने तांबे की जब खोज कर ली तो एक नया काल सामने आ गया कि ये एक ऐसा समय जिस समय किसी धातु की खोज हो रही है, और धातु था तांबा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब तांबे की खोज होगी तो ताम्रपाषाण काल। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले कौन सी धातु खोजी गई, तो आंसर बता देना, तांबा। विश्व में सबसे पहले कौन सी धातु खोजी गई? तांबा। ऑप्शन में लोहा होगा, चांदी होगी, सोना होगा, तांबा होगा। तो सबसे पहले जो धातु खोजी जा रही है वो कौन सी है? तांबा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो है प्रागैतिहासिक काल, ये यूपी ट्रिपल एससी पैट के पेपर में नहीं दिया गया है। पेपर में यूपी ट्रिपल एससी पैट के में जो सिलेबस है वो आद्य ऐतिहासिक काल से। ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में एक है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक है वैदिक सभ्यता। एक कौन सी है? वैदिक सभ्यता। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता है, किस समय की है? आदि ऐतिहासिक काल की है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें आदि ऐतिहासिक काल का समय क्या है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल का समय है 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। यानी आद्य ऐतिहासिक काल का समय क्या है? 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। इसका मतलब यह 2500 ईसा वर्ष, ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है वो कैसा है? वो है आद्य ऐतिहासिक काल। कैसा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो है 2500 बीसी से 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। यानी आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है, तो 2500 ईसा वर्ष से 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और वहीं वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। कहाँ तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर, यानी बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट का मतलब है ईसा मसीह। ईसा मसीह से जन्म से पहले की बात होती है तब हम बीसी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात होती है उसे हम एडी कहते हैं, जिसे हम एना डोमिनी कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक है। अब अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, पूर्व वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक काल। यानी एक है पूर्व वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। इस पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल को हम क्या कह सकते हैं? ऋग वैदिक काल कहते हैं। पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल इसलिए कहा जाता है कि वैदिक सभ्यता में सबसे पहले जो वेद लिखा गया था उसका नाम था ऋग्वेद। पूर्व वैदिक सभ्यता में यानी ऋग वैदिक काल में सबसे पहले वेद कौन सा लिखा गया था? तो सबसे पहले वेद लिखा गया था आपका ऋग्वेद, इसीलिए इस पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं। बाकी
ऋग्वेद के अलावा जितने भी वेद लिखे गए सब उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण सब किसमें लिखे गए हैं? उत्तर वैदिक काल में। इस पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। यानी पूर्व वैदिक काल का समय कितना है? 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। यानी ऋग्वैदिक काल का समय कितना है? पूर्व वैदिक 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, या 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। वहीं उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। कहां तक है? 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। अब हम यहां बात करें ऐतिहासिक काल की, तो यहां पर हम पढ़ते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल का इतिहास, मध्य काल का इतिहास, और यही हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आधुनिक। ये हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आधुनिक काल के बारे में। यदि आधुनिक काल का मतलब है आधुनिक इतिहास, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों प्राचीन काल आप जानते ही हो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 एडी तक। कहां तक है ये? 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 एडी तक। और ये 712 एडी से लेकर 1707 तक। कहां तक है ये? 712 से लेकर 1707 तक। और आधुनिक काल में हम 1707 से पढ़ाते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं 1498 से। 1498 से लेकर 1947, और 1947 के बाद में पढ़ते हैं नेहरू काल के बारे में, यानी आजादी के बाद का समय। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इतिहास है। इतिहास को हमने डिवाइड किया है, इतिहास को हमने बांटा है। इतिहास में कालखंड आपने देखा है, और इतिहास में हम बात किसकी करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो जो इतिहास का पोर्शन है, इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता कहां पर है वो विशेष करके देखनी है। तो इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आती है। किसमें आती है? आदि ऐतिहासिक काल में आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको नोट कर लो, हम बात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही करेंगे। शॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हम सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नामकरण की। यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नामकरण किसने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता हो या हड़प्पा सभ्यता हो, यानी सिंधु सभ्यता हो या हड़प्पा सभ्यता हो, ये दोनों नाम जॉन मार्शल ने दिए हैं। किसने दिए हैं? जॉन मार्शल ने। यानी आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता किसने दिया है, तो सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने दिया है। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता भी जॉन मार्शल ने दिया है। अगर वही हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता रफीक मुगल ने इसको नाम दिया है। किसने दिया है? रफीक मुगल ने इसको नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों ये तो हो गया नामकरण। अगर आपसे पूछे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किसने नाम दिया है? जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी किसने नाम दिया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों रफीक मुगल ने। तो नाम पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया? तो आप आंसर बता देना, क्या बताओगे? रफीक मुगल। वही मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपसे ये पूछे
कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसका प्रचलित नाम क्या है? इसका प्रचलित नाम क्या है? तो इसका ज्यादातर प्रचलित नाम, फेमस नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसका नाम फेमस है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, तो इसका विस्तार 3 देशों में है। इसका विस्तार कितने देशों में? 3 देशों में इसका विस्तार है। नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 भारत और नंबर 3 पाकिस्तान। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। अफगानिस्तान में है, कुछ स्थल इसके खोजे गए हैं, कुछ स्थल पाकिस्तान में खोजे गए हैं और कुछ स्थल इसके भारत में खोजे गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 देशों में ये सभ्यता फैली है। और यहाँ पर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में 2 स्थल है। एक तो है सुरतघई, सुरतघई, और दूसरा है मुंडी गाक। मुंडी गाक कौन सा है? मुंडी गाक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल हैं, एक सुरतघई और एक मुंडी गाक। पाकिस्तान में बहुत हैं, भारत में भी बहुत हैं। हम भारत में जैसे नाम लेंगे, राखी गढ़ी हरियाणा में है। जैसे हम बात करें गुजरात में लोथल है, सुतकोट है गुजरात में। मेरे प्यारे दोस्तों, गुजरात में धौलावीरा है, ये भारत में ही है। वहीं हम बात करेंगे कालीबंगा राजस्थान में है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यूपी में आपने सुना होगा आलमगीरपुर के बारे में, वो भी आपका भारत में ही है। आपने जम्मू कश्मीर में सुना होगा मांडा, वो भी भारत में ही है। और मेरे प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र में है दैमाबाद, वो भी भारत में ही है। तो भारत में भी तमाम है। अगर वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी काफी है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सभ्यता पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, सुतकांगे डोर भी पाकिस्तान में, और गनेड़ी बाल भी आपका पाकिस्तान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में भी बहुत है और भारत में भी बहुत है। हम यहाँ लिखना चाहेंगे कि जो भारत में स्थल हैं उनके बारे में। भारत में एक तो है लोथल, एक कौन सा है? लोथल, जो गुजरात में है। एक है धौलावीरा, धौलावीरा थोड़ा थोड़ा बता दें, पर बाकी में हम सारे स्थल कराएंगे। धौलावीरा। एक है सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वहीं हम बात करें तो यहाँ पर हम भारत के संदर्भ में एक देख लेंगे, कालीबंगा। कालीबंगा ये भी कहाँ पर है? भारत में। कालीबंगा में भारत में। और हम देखेंगे तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और हम बात करेंगे मांडा, मांडा के बाद में और हम बात करेंगे यहाँ पर राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक आध दो पंजाब में है। तो ये हम आपको भारत में देख सकते हैं और भी भारत में है। और पाकिस्तान में अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में फेमस है हड़प्पा, पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर व गनेड़ीवाल, ये भी कहां पर है? पाकिस्तान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान। अफगानिस्तान में सुरतगई, मुंडीगाक, लोथल भारत में, धौलावीरा भारत में, सुरकोतड़ा भारत में, कालीबंगा, आलमगीरपुर, मांडा, राखीगढ़ी ये भारत में है। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर और गनेड़ीवाल ये पाकिस्तान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने। अगर यहीं पर हम बात बताएं कि इसके जो बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता के,
तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर बिंदु की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बिंदु हैं उनके बारे में देखें। सिंधु घाटी सभ्यता के बिंदु, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बिंदु की अगर हम बात करें, मैं बिंदु की कह रहा हूं, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो बिंदु हैं उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जो लास्ट पॉइंट पे सिंधु घाटी सभ्यता के समय के कुछ स्थल मिले हैं, तो वो पूर्व में सबसे लास्ट में कौन से पॉइंट पे मिले हैं, पश्चिम में सबसे लास्ट पॉइंट पे कौन से पे मिले, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में कौन कौन से पॉइंट पे कौन कौन सी जगह पे क्या क्या मिला है, वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का ही है। तो हम ये लगा सकते हैं कि ये ए बिंदु है, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का मिला, इसके बाद में कोई नहीं, इसका मतलब है अगर वो पश्चिम है तो ये सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बिंदु की बात करें तो हम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है सुरतगही। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सुरतगही। और सुरतगही अगर हम यहां लिख सकते हैं स्थान। अगर यहीं पे हम बात करेंगे नदी की, तो यहां नदी की बात करेंगे तो नदी है कोकची। नदी कौन सी है, कोकचा नदी, कोकचा नदी। तो सुरतगही किस नदी के तट पर है, कोकचा नदी के तट पर है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करेंगे देश की, तो देश है अफगानिस्तान। देश कौन सा है, अफगानिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सुरतगही नदी है, कोकचा नदी के तट पर है, देश अफगानिस्तान में। वहीं हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है दैमाबाद। कौन सा बिंदु है, दैमाबाद। अब ये दैमाबाद क्या है, यहाँ स्थान है, दैमाबाद स्थान है। अगर आपसे पूछ ले जिला, क्योंकि भारत में जिला पूछेगा, जिला है अहमदनगर। जिला कौन सा है, अहमदनगर। और मेरे प्यारे दोस्तों, नदी की बात करें तो नदी है आपकी प्रवरा। कौन सी नदी है, प्रवरा। प्रवरा किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक नदी। तो ये गोदावरी की सहायक है। अब वही मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें राज्य की, तो राज्य है महाराष्ट्र। राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। ये तो हो गया दक्षिणी बिंदु। अगर यही हम बात करें पूर्वी बिंदु की, पूर्वी बिंदु, तो ये जो पूर्वी बिंदु है इसके बारे में अगर हम बात करें तो पूर्वी बिंदु में आपका जो स्थान है वो है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर। अगर आपसे नदी पूछे तो नदी है दास्क नदी। कौन सी नदी है, दास्क नदी। अगर आपसे पूछ ले जिला या राज्य तो है बलूचिस्तान। कौन सा है, बलूचिस्तान। अगर आपसे देश पूछे तो देश है पाकिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सुतकांगेडोर है।
सॉरी, हाँ पश्चिमी बिंदु है ये। कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। सूतकांगेडोर किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पूछे ये किस राज्य में है तो बलूचिस्तान में है। अगर पूछे देश कौन सा है तो पाकिस्तान है। वहीं हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पूर्वी बिंदु है स्थान, स्थान है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। अगर आपसे नदी पूछे तो नदी है हिंडन। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। अगर आपसे जिला पूछे तो जिला है मेरठ। जिला कौन सा है? मेरठ। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पूछ ले ये किस राज्य में है तो राज्य बता देना, राज्य बता देना यूपी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, केवल आपसे पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है तो बता देना सुरतगई। कौन सा है? सुरतगई। सबसे पूर्वी कौन सा है? सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर। सबसे पश्चिमी सूतकांगेडोर। सबसे दक्षिणी दैमाबाद। नदी दक्षिण में है प्रवरा, उत्तर में है, उत्तर में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ कोकसा नदी है। और पूर्व में बात करेंगे तो हिंडन नदी है, और पश्चिम में बात करेंगे तो दास्क नदी है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, और सिंधु घाटी सभ्यता जब मैं लिख रहा हूं तो यहाँ तीनों देशों की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं तीनों देशों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ ये बोलता कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, या मैं ये कहता कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत के संदर्भ में ये खुद भारत में ही आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है? ये भारत में आ रहा है। तो ये पूर्वी बिंदु भारत का भी है और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का भी है। ये भी भारत में आ रहा है। ये दक्षिणी बिंदु भारत में भी और दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई है उसके चार जो पॉइंट है उसमें से दो बिंदु भारत में है, जिसमें पूर्वी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। बाकी एक उत्तरी बिंदु अफगानिस्तान में है और एक पश्चिमी बिंदु आपका पाकिस्तान में। ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। मैं उस सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपसे पूछता है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो फिर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों मांडा को। किसको पढ़ेंगे? मांडा को। इसके लिए मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूं, इसके लिए मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु, तो आप लिख सकते हो मांडा। क्या लिखोगे? स्थान में लिख देना मांडा। क्या लिख दोगे? मांडा। ये सबसे उत्तरी बिंदु है भारत में। अगर केवल भारत की पूछे, अगर पूछ ले आपसे जिला, जिला आपसे पूछ ले तो लिख देना अखनूरपुर। जिला कौन सा लिख देंगे? अखनूरपुर। अगर आपसे पूछे राज्य तो राज्य लिख देंगे हम जम्मू कश्मीर। अगर नदी की पूछे तो नदी लिख देंगे आपको चिनाब। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। तो भारत के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा है, जम्मू कश्मीर में है, अखनूरपुर जिले में है, चिनाब नदी के तट पर है। तो ये भारत के संदर्भ में है। तो फिर भारत के संदर्भ में तीन बिंदु भारत में हो जाएंगे और एक जो बिंदु है वो कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आएंगे ऐसी वीडियो फिर लेकर के आएंगे।
बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और मेरे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि जब तक पेट का पेपर नहीं होगा उससे पहले हम जीएस का सिलेबस कवर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।